हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो घटनाचक्र पूर्वालोकन भारतीय इतिहास पर आधारित है। आज ये सेकंड वीडियो है, तो स्टार्ट करते हैं। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, है ना, कि आग का उपयोग नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। ठीक है, यहाँ तक हमारा कल की वीडियो में हो गया था। नहीं देखा है तो आप कल की वीडियो देखिएगा। इससे आगे है, अ, धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। तो सबसे पहले मनुष्य ने कौन सी धातु का प्रयोग किया? तांबे का। इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरणों के साथ साथ प्रयोग जारी रहा। मतलब ऐसा नहीं है कि पत्थर का प्रयोग बंद हो गया था, पत्थर का प्रयोग भी जारी था और तांबे का भी। लेकिन तांबे का प्रयोग पहली बार हुआ, इस वजह से इसी कारण इसे ताम्र पाषाणिक यानी ताम्र पाषाणिक संस्कृति यानी कैलकोलिथिक कल्चर कहा जाता है। ताम्र पाषाणिक का अर्थ है पत्थर एवं तांबे के संयुक्त प्रयोग की अवस्था। ठीक है, ताम्र पाषाणिक। भारत में ताम्र पाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्व राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई हैं। ठीक है, तो ये लोकेशन हमें याद रखना है कि कहाँ कहाँ मिलती हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, ठीक है, मतलब नीचे की तरफ। अगर हम राजस्थान के मैप में देखेंगे तो दक्षिण पूर्व इस साइड है ना, ऐसे मैप होता है, तो दक्षिण पूर्व इस जगह पे। पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अनेक पुरास्थलों की खुदाई हुई है। ये हैं अहाड़, बालाथल, बागोर, ओजियाना एवं गिलुंद। ठीक है, तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वे पुरास्थल जहाँ से ताम्रपाषाण संस्कृति के हमें अवशेष मिलते हैं, वे कौन से स्थल हैं? अहाड़, बालाथल, बागोर, ओजियाना, गिलुंद। ठीक है, ये पुरास्थल बनास घाटी में स्थित है। तो बनास नदी है ना, तो उसकी बनास घाटी में। देखिए, ये जो पुरानी जितनी बार हमारी सभ्यता संस्कृति है, ये सब नदी के किनारे ही डेवलप होंगी, क्योंकि इंसान को बसने के लिए सबसे पहले हमें वहाँ पे क्या देखना होता है? खाने की पीने की व्यवस्था। तो जहाँ पे पानी मिलेगा वहाँ पे ये लोग बसेंगे। तो बनास नदी और बेलन घाटी कहाँ थी? वो थी उत्तर प्रदेश में, जो हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, तो बनास घाटी से हमें कौन से अवशेष मिलते हैं? ताम्रपाषाणी संस्कृति के। और बनास नदी कहाँ पड़ती है? राजस्थान में। तो और जो पुरास्थल है राजस्थान के, ताम्रपाषाणिक पुरास्थल हैं, वे हैं अहाड़, बालाथल, बागोर, ओजियाना, गिलू। ठीक है, बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। अहाड़ का प्राचीन नाम ताम्रवंती था, अर्थात तांबा वाली जगह। आज भी देखो राजस्थान में तांबा सबसे ज्यादा मिलता है ना। तो अहाड़ का प्राचीन नाम क्या था? ताम्बवंती, सॉरी, ताम्बवती। गिलुंद, बालाथल, ओजियाना में घरों को चार दीवारी से घेरा गया था। अब देखिए, मतलब यहाँ पे सुरक्षा को लेके मनुष्य जागरूक हो चुका था, इसी वजह से तो चार दीवारी थी। तो गिलुंद, बालाथल, ओजियाना में घरों को चार दीवारी से घेरा गया था। अहाड़ के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी है, किंतु कहीं कहीं पक्की ईंटें भी लगी हैं। तो देखो, पक्की ईंटों के हमें अवशेष मिलने लगते हैं। हड़प्पा सभ्यता में तो हमें पक्की ईंटों के खूब सारे मतलब साक्ष्य हैं, लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा अवशेष मिलते हैं। वो कहाँ से मिले हैं? अहाड़ के पास गिलुंद में। अहाड़ कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, गिलुंद में तांबे के टुकड़े मिले हैं। गिलुंद में तांबे के टुकड़े मिले हैं। अहाड़ संस्कृति 2100 से 1500 ईसा पूर्व अन्य ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों से भिन्न है। देखिए, आहार संस्कृति का समय काल क्या है? 2100 से 1500 ईसा पूर्व। ये अन्य ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों से भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि जहाँ दूसरे केंद्रों में लाल व काले लेप के मृदभांड मिले हैं। मृदभांड यानी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, तो उन पे लाल और काला रंग का लेप होता था, लेकिन जो सामान्य जगहों से मिले। लेकिन आहार संस्कृति से क्या हुआ है? अ, आहार संस्कृति पे इस लेप के ऊपर सफेद रंग से चित्रकारी की गई कृष्ण लोहित मृदवांड परंपरा विशिष्ट रही है। ठीक है, यानी लाल और काला रंग तो है ही, उस पर सफेद रंग से चित्रकारी की गई है। ठीक है, तो ऐसे मृदभांडों को क्या कहा गया? कृष्ण लोहित मृदभांड। ये कृष्ण लोहित मृदभांड परंपरा हमें कहाँ मिलती है? अहाड़ में। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरन और नवदा टोली प्रमुख स्थल हैं। देखिए, ये स्थान इम्पोर्टेंट है, इनको मिलान के रूप में भी पूछ लेते हैं।
और 4 विकल्प में से एक करके पूछ लेते हैं कि ये मतलब राजस्थान का ये कौन सा क्षेत्र है या फिर मध्य प्रदेश का। तो राजस्थान के अहाड़, बालाथल, बागोर, उजियाना, किलुंद, और मध्य प्रदेश के मालवा, कायथा, एरन, नवदा टोली प्रमुख स्थल हैं। ठीक है। उसके बाद नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है। ठीक है। देखो, जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति है वो हमारी कहाँ चल रही है, राजस्थान और इधर मध्य प्रदेश में। और हमने पाषाणिक जो देखी वो हमने मध्य प्रदेश में भी देखी और उत्तर प्रदेश में देखी। उत्तर प्रदेश में मेनली बेलन घाटी के आसपास, और मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका है ना। और ये ताम्र पाषाणिक के लिए मध्य प्रदेश के जो स्थल हैं मालवा, कायथा, एरन, नवदा टोली। ठीक है। नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है जो खरगोन जिले में स्थित है। ठीक, खरगोन जिले में। इसका उत्खनन H.D. संकालिया ने कराया था। H.D. संकालिया, H.D. संकालिया ने कहाँ कराया था, मध्य प्रदेश में ताम्र पाषाणिक संबंधी पुरास्थलों का उत्खनन कराया था। ठीक है। यहाँ से हमें क्या क्या मिलता है, मिट्टी, बांस व फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। तो आवासीय साक्ष्य हमें कहाँ से मिलने लगे हैं, ताम्र पाषाणी संस्कृति से। घर कैसे हैं, चौकोर भी हैं, वृत्ताकार भी हैं, और मतलब उसमें जो सामग्री यूज हुई है वो क्या है, मिट्टी है, बांस है, फूस है, ये सब। ठीक है। और पक्की ईंटों के जो हमें साक्ष्य मिले थे वो कहाँ से मिले थे, ये हमने देखा था यहाँ पे गिलुंद के पास, इसमें अहाड़ के पास गिलुंद में, है ना, पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले थे। तो ये चीज़ें ना आप अंडरलाइन करते चलिए, और आगे जब हम क्वेश्चन देखेंगे वे सब इन्हीं से बन जाएंगे। इसी जो अभी हम पढ़ रहे हैं इसी से इसमें घटना चक्र में आगे क्वेश्चन दिए रहे होंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में। ओके। यहाँ के मृदवांड कहाँ के, नवदा टोली के। यहाँ के मूल मृदवांड काले लाल रंग के हैं जिन पर ज्यामितीय आरेख होते हैं। ज्यामितीय आरेख जैसे कि ट्रायंगल और इस तरीके से जो मतलब ऐसी कुछ चित्रकारी है ना। और नॉर्मली लाल और काले रंग का ही मिलता है, लेकिन हमने देखा था आहाड़ जो था ना वो अपने आप में विशिष्ट परंपरा थी क्योंकि उस पर सफ़ेद रंग की चित्रकारी भी की गई थी, है ना। यहाँ हमने भी पढ़ा था आहाड़ संस्कृति। और बाकी सब जगह वही लाल और काले रंग के हैं। ठीक है। कायथा संस्कृति जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है ना। तो कायथा संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति की समकालीन माना जाता है। इसके मृदमांड में कुछ प्राक हड़प्पा कालीन लक्षण दिखाई देते हैं। प्राक हड़प्पा कालीन मतलब हड़प्पा कालीन सभ्यता जो आई उससे थोड़ा सा पहले के हमें लक्षण दिखाई देते हैं। साथ ही इन पर हड़प्पाई प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। यानी हड़प्पा से थोड़ा पहले का और हड़प्पा काल का जो जो हड़प्पा काल में जो संस्कृति प्रचलित थी वो जो है हमें कायथा संस्कृति से मिलती जुलती दिखती है। कायथा संस्कृति की लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं। मालवा कहाँ है, MP में, अभी हमने देखा भी है ना। तो कायथा संस्कृति की 40 बस्तियां हमें मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं जो अत्यंत छोटी छोटी हैं। मालवा संस्कृति अपनी मृदभांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। ठीक है। तो जो मालवा संस्कृति है वो अपने मृदभांडों की उत्कृष्टता है, जो मिट्टी के बर्तन है ना वो बड़े ही मतलब उत्कृष्ट थे वहाँ पे बाकी जगहों से। ज़्यादा मतलब अच्छी चित्रकारी वगैरह थी। इस वजह से मालवा संस्कृति की विशेषता क्या थी, मृदभांडों की उत्कृष्टता। ओके। मध्य प्रदेश में कायथा और एरन की तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद हैं। ठीक है। तो किलाबंद जो मतलब चार दीवारी के जो साक्ष्य हैं वो हमें पहले से ही मिलने लगे थे, कहाँ से, अहाड़ से, है ना। ये हमने देखा भी गिलुंद, बालाथल, ओजियाना में घरों को चार दीवारी से घेरा गया था। और भी मतलब कहाँ कहाँ पे हमें चार दीवारी संबंधी साक्ष्य मिलते हैं, तो कायथा, एरन, और पश्चिमी महाराष्ट्र में पड़ता है इनाम गांव। ठीक है। ये सब ताम्रपाषाणी संस्कृतियों के उदाहरण चल रहे हैं हमारे। तो यहाँ की जो बस्तियाँ थी कैसी थी, किलेबंद, है ना, किलाबंद। वैसे एक किला हुआ करता था और उसके अंदर सारी बस्तियाँ थी, तो उसकी बाउंड्री हो रखी थी। पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख पुरास्थल, और अब ये देखो महाराष्ट्र के स्थल हैं कौन से प्रमुख पुरास्थल हैं। तो उनके नाम है अहमदनगर जिले में स्थित है जोरवे, नेवासा और दैमाबाद। और पुणे जिले में है चंदौली, सोनगांव, इनामगांव। ठीक है। तो पश्चिमी महाराष्ट्र में ताम्र पाषाणिक पुरास्थल संबंधी जो जगह हैं उनके क्या क्या नाम है, जोरवे, नेवासा, दैमाबाद। ये तीनों के तीनों अहमदनगर जिले में पड़ते हैं। ठीक है। जोरवे, नेवासा, दैमाबाद।
और पुणे जिले में कौन से स्थल आते हैं? चंदौली, सोनगांव और इनामगांव। ठीक है, पुणे में गांव गांव संबंधी ऐसे याद रखना, सोनगांव, इनामगांव और एक चंदौली हो गया। ठीक है। प्रकाश जगह भी है एक, ये नंदुरबार जिला में है, और नासिक जिले में है। तो जो मुख्यतः जो पूछे जाते हैं वो ये हैं, जोरवे, नेवासा और देमावा। ठीक है, अहमदनगर जिले में जो स्थित है। ये सभी पुरास्थल जौरवे संस्कृति के हैं। तो देखिए, जौरवे अपने आप में एक स्थल भी है, और इसी स्थल की विशेषता के कारण ये ज़्यादा प्रमुख रहा है। इसी वजह से इस सारी संस्कृति को हम, जो मतलब पश्चिम महाराष्ट्र में मिलती है, उसे हम जौरवे संस्कृति कह देते हैं। ठीक है, तो ये सारे पुरास्थल जौरवे संस्कृति के हैं। ठीक है, अब तक ज्ञात 200 जौरवे स्थलों में प्रवरा नदी के तट पर स्थित दयमाबाद सबसे बड़ा है। तो पश्चिमी महाराष्ट्र में कौन सी नदी थी जहाँ पे ताम्रपाषाणी संस्कृति विकसित हुई? तो वो थी प्रवरा नदी। ठीक है, प्रवरा नदी। और वहाँ पे सबसे बड़ा जो स्थल है, मतलब क्षेत्र है, उसका नाम है दयमाबाद। ठीक है, नेवासा जौरवी संस्कृति का ही स्थल है। नेवासा से हमें क्या मिलता है? नेवासा से हमें पटसन का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, पटसन जिससे मतलब वस्त्र बनाए जाते हैं, जूट जैसा, मतलब पटसन। और टोटीदार पात्र परंपरा जौरवी संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। मतलब जिसमें लगा रहता है ना, जैसे मटका वगैरह होता है तो उसमें हम टैप लगा देते हैं पानी निकालने के, उस टाइप से टोटीदार पात्र परंपरा जौरवे संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। ठीक है, यानी यहाँ पे थोड़ा सा मनुष्य जो है, अ, मनुष्य की जो कारीगरी है उसमें हमें विशेषता देखने को मिल रही है ना। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति यानी जौरवे संस्कृति के निवासा, दैमाबाद, चंदौली, इनामगाम आदि पुरास्थलों में मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी जो मृतकों को दफनाने की परंपरा है उसमें हमें एक सिमिलैरिटी मिलती है। वो क्या है कि उनका जो हेड है वो तो उत्तर की तरफ, और जो उनके पैर है वो ऐसे दक्षिण की तरफ। ठीक है, उत्तर से दक्षिण, जो महाराष्ट्र की जो संस्कृति है वहाँ पे। तो महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में हमें मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ओके, आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था के इनामगाम स्थल पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढे वाले मकान मिले हैं। ठीक है, तो इनामगाम में हमें क्या मिलता है? चूल्हे के साक्ष्य मिलते हैं, और गर्तावास यानी गड्ढे के अंदर जो लोग गड्ढा खोद के और उसके अंदर जो अपने आवास स्थल बनाए जाते थे, उससे संबंधित हमें साक्ष्य मिलते हैं। और कच्ची मिट्टी के मकान यानी पक्की जो ईंटें थी, हमने यहाँ पे देखी आहार संस्कृति में, वो हमें यहाँ नहीं मिलती हैं इनाम गांव में। ठीक है, यहाँ पे हमें कच्ची मिट्टी के मकान मिलते हैं, और गोलाकार गड्ढे वाले। ठीक है, जो गड्ढा खोद के उसके अंदर रहा जाता था। पश्चात अवस्था यानी बाद की अवस्था 1300 से 1000 ईसा पूर्व में 5 कमरों वाला एक मकान मिला है। ये देखिए, 5 कमरे थे एक मकान में, जिसमें 4 कमरे आयताकार और एक कमरा वृत्ताकार है। ठीक है, ये इनाम गांव की बात हो रही है। तो इनाम गांव में हमें एक 5 कमरों वाला मकान भी मिला है। इनाम गांव में 100 से अधिक घर और अनेक कब्रें पाई गई हैं। ठीक है, 100 से अधिक अनेक घर, कई कब्रें पाई गई हैं। यह बस्ती किलाबंद थी, यानी ये पूरी की पूरी बस्ती कैसी थी? किलाबंद थी, यानी उसकी 4 दीवारी हो रखी थी। सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती है। और खाई से घिरी हुई थी, यानी खाई क्यों खोदी जाती थी? जिससे कि कोई भी दुश्मन वगैरह अटैक करे तो ये जो है सुरक्षा का काम करे। भाई 4 दीवारी है और यहाँ पे चारों तरफ क्या है? खाई है। ठीक है, तो अनेक कब्रें पाई गई। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। यहाँ शिल्पी या पंसारी लोग पश्चिमी छोर पर रहते थे, जबकि सरदार प्रायः केंद्र स्थल में रहता था। यानी जो कारीगर थे वो कहाँ रहते? पश्चिमी छोर पर। और जो सरदार था, जो मुखिया था, वो प्रायः केंद्र स्थल में रहता था। ठीक है, जो सरदार था मुख्यतः सामाजिक विभेद, अच्छा सॉरी, मतलब इसमें क्या बताया गया कि जो शिल्पी थे वो पश्चिमी छोर पर रहते थे, और जो सरदार था वो केंद्रीय स्थल पर रहता था। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि सामाजिक विभेद जैसी व्यवस्था यहाँ प्रचलित थी। तभी तो एक वर्ग के लोग जो हैं, यानी जो शिल्पी लोग हैं वो पश्चिमी साइड रह रहे हैं, और जो मुखिया है वो
केंद्र में रह रहा है। ठीक है, तो ये सामाजिक विभेद का सूचक है। यहाँ से अन्नागार भी मिले हैं, यानी लोग स्टोरेज भी करने लगे थे, मतलब जो खाद्यान्न था उसका संग्रह करने लगे थे। ठीक है, पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिरांद के अलावा, गंगा के तट पर स्थित है चिरांद जो पड़ता है बिहार में, है ना। तो पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिरांद के अलावा पश्चिमी बंगाल के पूर्व वर्धमान जिले के पांडुराजर ढिबी और पूर्व मेदिनीपुर जिले में महेशदल उल्लेखनीय ताम्रपाषाण कालीन स्थल हैं। तो देखिए इस मतलब अगर हम पूर्वी भारत की बात करते हैं तो वहाँ पे कौन से स्थल हैं। एक तो चिरांद जो कि पड़ता है बिहार में, ठीक है। और पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र हैं कौन से, एक तो है पूर्व वर्धमान, पूर्व वर्धमान जिला है और वहाँ की एक जगह है पांडुराजर ढिबी, और पूर्व मेदिनीपुर, ठीक है, पूर्व मेदिनीपुर जिले में महेशदल। तो बिहार का हो गया चिरांद और बंगाल का हो गया एक तो पांडुराजर ढिबी और एक महेशदल। और पांडुराजर ढिबी कहाँ है, पूर्व वर्धमान जिले में, और महेशदल कहाँ है, मेदिनीपुर जिले में। ठीक है, लेकिन मुख्यतः हमें क्या याद रखना है, महेशदल, पांडुराजर ढिबी और चिरांद, इनके मतलब स्टेट याद रह जाए वही काफ़ी है। चिरांद बिहार में है और ये दोनों पश्चिम बंगाल में। कुछ अन्य पुरास्थल जहाँ खुदाई हुई है वे हैं बिहार में सेनुवार, सोनपुर और ताराडीह। ठीक है, तो बिहार का एक तो चिरांद हो गया, चिरांद ही मुख्यतः मतलब ज़्यादा पूछा जाता है, और फिर भी हम याद रख सकते हैं सेनुवार, सोनपुर और ताराडीह जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए खासकर, है ना। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में है खैराडीह, नरहन, पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह और नरहन, ताम्रपाषाण के पुरास्थल की बात हो रही है। बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग टोटी वाले जलपात्र, गोड़ीदार तस्तरियाँ और गोड़ीदार कटोरे बनाते थे। ठीक है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालन, कृषि करते थे, यानी पशुपालन करते थे और कृषि करते थे। ठीक है, और पशुपालन में क्या क्या पालते थे, वे गाय, भेड़, बकरी, भैंस रखते थे, है ना, ये सब। और हिरण का शिकार भी करते थे। मुख्य अनाज क्या था, गेहूं, चावल, और इसके अतिरिक्त बाजरे की भी खेती करते थे। ठीक है, ताम्रपाषाण युग के लोग शिल्प कर्म में निसंदेह बड़े दक्ष थे, शिल्प कर्म में निसंदेह बड़े दक्ष थे और पत्थर का काम भी अच्छा करते थे। वे कार्नेलियन, स्टेटाइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके या गुटकाएं बनाते थे। तो देखिए हमने अभी पहले पढ़ा था कि मध्य पाषाण काल में सबसे ज़्यादा किस पत्थर का प्रयोग होता था, वो क्वार्ट्जाइट का होता था। और ताम्र पाषाण में कार्नेलियन, स्टेटाइट, क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे पत्थरों का प्रयोग भी होने लगा था। ठीक है, उन पत्थरों से क्या बनाते थे, मनके और गुटकाएं। और मध्य पाषाण काल में पत्थरों से मेनली क्या बनता था, उनके मतलब औजार, मतलब शिकार करने के जो औजार थे उस टाइप के, जो हमने देखा था हैंड एक्स वगैरह। ठीक है, तो ताम्रपाषाण के लोग कताई और बुनाई जानते थे क्योंकि मालवा में चरखे और तकलियां मिली हैं। ठीक है, ये चीज़ देखो अंडरलाइन करने की है, मालवा में हमें चरखे और तकलियां मिलती हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि वे कताई बुनाई जानते थे। महाराष्ट्र में कपास, सन और सेमल की रुई के बने धागे भी मिले हैं। महाराष्ट्र आज भी जो है कॉटन के लिए मुख्य क्षेत्र है ना। तो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति से भी हमें पता चल रहा है कि महाराष्ट्र में कपास, सन और सेमल के रुई के बने धागे भी वहाँ पे प्रचलित थे। इनाम गांव में कुंभकार, इनाम गांव कहाँ है, ये भी महाराष्ट्र में है ना। तो इनाम गांव में कुंभकार यानी जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, कुंभकार धातुकार जो धातु संबंधी कार्य करते थे, और हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले, खिलौने की मिट्टी की मूर्ति जिसको बोलते हैं टेराकोटा, है ना, खिलौने की मिट्टी की मूर्ति बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। इनाम गांव में मात्र देवी की प्रतिमा मिली है, ये चीज़ देखो मात्र देवी। और एक हमने पढ़ा था हड्डी मतलब अस्थि निर्मित मात्र देवी थी, है ना। तो अस्थि निर्मित मात्र देवी ये यहाँ पे हमने पढ़ा था, ये कहाँ थी, हमें बेलन के लोहंदा नाला क्षेत्र से मिली थी अस्थि निर्मित मात्र देवी, जो कि हमारी पुरापाषाण काल से संबंधित थी। और यहाँ पे इनाम गांव से हमें मात्र देवी की प्रतिमा मिली है। और कांसे की जो नर्तक की मूर्ति मिलती है वो हड़प्पा सभ्यता से। ठीक है, ये कुछ मूर्तियाँ हैं जो हमें याद रखनी है।
इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा का प्रतिरूप है। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली में बनी मिट्टी की वृषभ मूर्तियां यह सूचित करती हैं कि वृषभ यानी सांड धार्मिक पंथ का प्रतीक था। ठीक है, तो वृषभ जो है ना, हम देख रहे हैं कि ताम्रपाषाणिक संस्कृति से ही हमारे धार्मिक पंथ का प्रतीक है, क्योंकि हमें हड़प्पा सभ्यता में भी मिलता है और ये हमें ताम्रपाषाणिक में मिलता है, और हम अशोक के काल में भी तो देखेंगे ही, है ना। तो ये वृषभ जो है ना, जिसे बोलते हैं सांड, तो मालवा और राजस्थान में हमें इसकी मिट्टी की मूर्तियां मिलती हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदौली और नेवासा बस्तियों में कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया है। यानी इससे हमें क्या पता चल रहा है कि वो लोग जो है ना पुनर्जन्म जैसा कुछ ऐसी चीज़ों में बिलीव कर रहे हैं, इसीलिए तो मरने के बाद भी वे कुछ ऐसे तांबे के मनकों का हार वगैरह पहना रहे हैं कि ये मरने के बाद भी इस चीज़ को मतलब वो यकीन कर रहे हैं कि इंसान मर जाता है उसके बाद भी उसको पहनाया जा रहा है, यानी पूर्व सॉरी मतलब पुनर्जन्म होगा, ऐसी कुछ आस्था रही होगी, तभी तो मरने के बाद में उनको ये सब हार वगैरह पहना रहे हैं। तो मनकों का हार कहाँ मिला है हमें? चंदौली और नेवासा बस्तियों में। जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में सामान के तौर पर कुछ बर्तन मात्र हैं। तो इससे देखो दो चीज़ें पता चलती हैं, एक तो यही कि मरने के बाद भी कोई जीवन होता होगा, इस वजह से वे सामान रख रहे हैं, और दूसरा हमें क्या पता चल रहा है कि कुछ बस्तियों से तो हमें मनकों के हार मिल रहे हैं और कुछ में केवल बर्तन मिल रहे हैं, यानी गरीब अमीर का यानी सामाजिक वर्ग विभाजन है इस संस्कृति में भी, इसीलिए तो कहीं पे सामान्य तौर पर बर्तन है और कहीं पर हार वगैरह भी है। महाराष्ट्र में मृतकों को उत्तर दक्षिण में रखा जाता था। महाराष्ट्र में हमने पहले भी देखा, जो मृतक होते थे उनको कैसे दफनाते थे, उनका मतलब सिर उत्तर की तरफ हो और जो है पैर दक्षिण की तरफ हो। लेकिन दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम की दिशा में, यानी दक्षिण भारत में क्या होता था, सिर पूर्व की तरफ और पैर पश्चिम की तरफ, ऐसे होता था। पश्चिमी भारत में लगभग पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण समाधान एक्सटेंडेड बरियल प्रचलित था। ठीक है, मतलब जलाते थे, जबकि मतलब पूरी तरह से जला देते, जैसे कि आज जलाते हैं कहाँ पे, पश्चिमी भारत में। जबकि पूर्वी भारत में आंशिक समाधान प्रचलित था, यानी कम जलाते थे, पूरी तरह से उसको नहीं जलाते थे, उसको फिर खाने के लिए, जैसे जानवरों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता है, अभी भी कुछ मतलब धर्मों में इस तरीके का प्रचलन है। तो पश्चिमी भारत में तो क्या था, पूर्ण समाधान था, यानी वर्तमान जैसे अभी हिंदू धर्म में मुख्यतः जलाते हैं उसी तरीके से, लेकिन पूर्वी भारत में आंशिक समाधान था। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। इसमें 424 तांबे के औजार एवं हथियार तथा 102 चांदी की पतले प्लेट हैं। तो सबसे ज़्यादा हमें ताम्र पाषाण संस्कृति की जो सामग्री है वो कहाँ से मिली है, मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से, जहाँ से हमें 424 तांबे के औजार और हथियार मिले हैं और 102 चांदी की पतली प्लेट मिली हैं। कायथा, ये भी एमपी में पड़ता है। कायथा के एक घर में तांबे के 28 कंगन और अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियाँ पाई गई हैं। इसी स्थान से स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों की गोलियों के हार पात्रों में जमा पाए गए हैं। ठीक है, तो पत्थरों का प्रयोग यहाँ पे क्या हो रहा है, आभूषण वगैरह बनाने के लिए भी होने लगा है, यानी सौंदर्यीकरण से संबंधित। तो अ, जो आभूषण वगैरह बनाने में जो पत्थर प्रयोग होता था वो था स्टेटाइट और कार्नेलियन। कहाँ से मिला है, कायथा से। गणेश्वर कहाँ मिलता है, राजस्थान में। गणेश्वर स्थल राजस्थान में खेतड़ी ताम्रपट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे के समृद्ध खानों के निकट पड़ता है। तो गणेश्वर स्थल ताम्र पाषाणिक संस्कृति पुरा स्थल है जो राजस्थान में पड़ता है, और आज भी राजस्थान में जो तांबे के मुख्यतः मतलब वो है, तांबा जो मुख्यतः पाया जाता है वो खेतड़ी से ही पाया जाता है ना, खेतड़ी, और ज्योग्राफी में हम पढ़ते भी हैं। तो जो गणेश्वर है वो कहाँ पड़ता है, खेतड़ी के पास ही पड़ता है, ताम्रपट्टी है ना, खेतड़ी के आसपास। तो राजस्थान में है ये गणेश्वर स्थल, जो ताम्रपाषाणी संस्कृति से संबंधित है। और दक्षिण भारत में ताम्रपाषाणी संस्कृति से संबंधित स्थल कौन से हैं, ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, संगनकल्लू, मास्की, हल्लूर इत्यादि से ताम्रपाषाण युगीन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति का अधिक प्रमाण मिला है। ठीक है, तो दक्षिण भारत में हमें मतलब खेती के साक्ष्य कम मिले हैं और हमें चरवाहा संस्कृति यानी पशुपालन के साक्ष्य ज़्यादा मिले हैं।
ऐसा हुआ भी क्यों होगा, क्योंकि हम देखते हैं ज्योग्राफी में भाई दक्षिण भारत जो है कैसा है, वो मैदानी एरिया नहीं है, जैसा कि उत्तर भारत का है ना। तो वहाँ पे कृषि करना थोड़ा सा कठिन था बजाय पशुपालन के, तो इसीलिए यहाँ पे पशुपालन ज़्यादा होता था बजाय कृषि के। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को सबसे पहले पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया था। कब किया था? 1861 में। ठीक है। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया, यानी पुरातत्व सर्वेक्षण को एक विभाग ही बना दिया गया, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। वर्ष 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक बनाया गया। ठीक है। इसमें तो कुछ समझने वाला है नहीं। वर्ष 1902 में जॉन मार्शल ने कार्यभार संभाला। ठीक है। अभी हम इसके क्वेश्चन देखते हैं कितने हैं। चलिए ये नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, अभी इतना काफ़ी है। तो आज हमने ये देखा कि ताम्र पाषाणिक संस्कृति संबंधी कुछ पुरास्थल देखे और उनसे हमें क्या क्या मिला। और ताम्र पाषाणिक संस्कृति के पुरास्थल हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं? पश्चिमी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, पश्चिमी महाराष्ट्र में, और इधर पूर्वी दक्षिण भारत में, और कुछ पूर्वी भारत में भी मिलते हैं। बिहार का जैसे चिरान था, और हमने पश्चिम बंगाल वगैरह का भी देखा था। ठीक है। तो बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।